नमस्ते बच्चों। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह एक विदेशी महिला की जीवनी है। वह विदेशी महिला जिन्होंने भारत को अपना कर्म भूमि बनाया और इसे माता कहकर संबोधित किया, वह महिला एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट के बचपन का नाम एनी वुड था। इनकी माँ एमिली मॉरिस एक आयरिश मूल की महिला थी और पिता विलियम वुड एक अंग्रेज विद्वान गणितज्ञ थे। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 ईस्वी को लंदन के क्लफम में हुआ था। एनी वुड का एक बड़ा भाई भी था जो 2 साल इनसे बड़ा था। मात्र ये 5 साल की ही थी कि इनके पिता की मृत्यु हो गई। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण माँ के ऊपर बहुत संकट आया। इनकी माँ अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, वे हैरो स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण यह संभव नहीं हो रहा था। बाद में एक अंग्रेज अध्यापिका मेरियत के सहयोग से उस विद्यालय में इनका नामांकन हुआ और कह सकते हैं कि उन्हीं के संरक्षण में एनी की शिक्षा दीक्षा हुई। इनका विवाह 1867 ईस्वी में एक पादरी रेवरेंड फ्रैंक बेसेंट के साथ हुई और विवाह के पश्चात ही एनी वुड एनी बेसेंट कहलाने लगी। लेकिन वैचारिक मतभेद होने के कारण 1873 ईस्वी में इनका अपने पति के साथ तलाक हो गया। इनको एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री इनके साथ रही लेकिन पुत्र पिता के साथ रहा। एनी बेसेंट एक प्रसिद्ध थियोसॉफिकल समाज सुधारक, राजनैतिक मार्गदर्शक, महिला कार्यकर्ता, लेखिका और प्रवक्ता थी। वे भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। भारतीय न होते हुए भी हिंदू धर्म पर उनकी पूरी पकड़ थी। अपना व्याख्यान शुरू करने के पूर्व वे ओम नमः शिवाय शब्द का उच्चारण करती थी। भारतवासियों ने भी उन्हें माँ बसंत कहकर सम्मानित किया। वे मेम साहब की बजाय अम्मा कहलाना ज़्यादा पसंद करती थी। वे भारतीय मूल की नहीं थी, लेकिन जब से भारत आई तब से भारत को पूर्ण स्वराज दिलाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना पूर्ण योगदान दिया। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया। महिलाओं की शिक्षा, बेरोजगार और जनसंख्या पर भी उन्होंने कई कार्यक्रम चलाए। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। एनी बेसेंट ने महिलाओं और मजदूरों के अधिकारों के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। वे जाति भेद के खिलाफ थी और होम रूल लीग की स्थापना में भी उन्होंने काफ़ी मदद की। तो एक संक्षिप्त जानकारी मैंने एनी बेसेंट के विषय में आपको दिया। अब एनी बेसेंट कैसे भारत आई और भारत आकर उन्होंने कौन कौन सा कार्य किया, इसे हम सबसे पहले जानेंगे। जैसे मैंने बताया कि वे एक लेखिका भी थी। एक पुस्तक उन्होंने लिखी, इंग्लैंड, इंडिया एंड अफगानिस्तान। यह पुस्तक 1879 ईस्वी में पहली बार लंदन में प्रकाशित हुई और इसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार एक व्यापारी कंपनी भारत के स्वामी बन बैठे। यह एक पहला अवसर था जब इंग्लैंड के ही एक नागरिक ने स्पष्ट और तीखे शब्दों में इंग्लैंड की साम्राज्यवादी नीतियों का भंडाफोड़ किया था और उनके इस लेख से इंग्लैंड के पार्लियामेंट में तूफान मच गया। उन्होंने बताया था
कि जब हम भारत की निर्धनता की बात सोचते हैं तो आंखों के सामने जोकों का दृश्य आता है जिन्होंने भारत का धन चूसा है। अंग्रेजों की भारत विजय की कहानी बहुत घिनौनी है। अब आपके मन में अब हम समझ सकते हैं कि इतने तीखे शब्दों में उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्यवादी की निंदा की तो उन्हें उनके ऊपर क्या बीता होगा या उन्हें किन किन समस्याओं से जूझना होगा। तो ऐसी बेबाक एनी बेसेंट थी। जैसे मैंने बताया कि जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में था, बहुत कठिनाई से वो युवा अवस्था तक पहुँची। वैवाहिक जीवन भी इनका जो था वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चला और अपने पति से अलग हो गई। 1873 ईस्वी में अपने पति से अलग होने के बाद 1874 ईस्वी में वे एक संस्था नेशनल सेकुलर सोसाइटी में शामिल हो गई। यह जो था चार्ल्स ब्रैडले की संस्था थी और इस संस्था को ज्वाइन करने के बाद पूरे देश में घूम घूम कर धर्म और राजनीति पर ये भाषण देने लगी। 1887 ईस्वी में मजदूरों के पक्ष में भी इन्होंने आंदोलन किया, जिसमें 8 घंटे उनके कार्य दिवस पर बल दिया गया था। फिर 1889 ईस्वी में वे थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में भी थी, जिसका उद्देश्य था विश्व बंधुत्व की स्थापना करना और आर्य और पूर्वी धर्म भाषा विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देना, जिसके कारण एनी बेसेंट ने इस संस्था को ज्वाइन किया था। 16 नवंबर 1893 ईस्वी को एनी बेसेंट भारत पहुंची। इन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। उनका मानना था कि भारत भूमि सभी संस्कृतियों का केंद्र है और यही कारण था कि भारत उनके लिए एक पवित्र भूमि थी। उनके लिए विश्व के सभी धर्मों का मूल जो था वो भारतीय धर्म था। लेकिन भारत को उन्होंने माता माना, लेकिन जहाँ भी भ्रमण के क्रम में गई भारत की दुर्दशा को देखकर वे काफ़ी दुखी भी हुई और यही कारण था कि भारत विकास के लिए उन्होंने कई कार्यक्रम संपादित किए। भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद जिन्होंने डॉक्टर भगवान दास के साथ मिलकर अध्ययन किया था, उनका कहना था कि धर्म तो परमात्मा तक पहुँचने का माध्यम है। जैसे नदियाँ समुद्र में जा मिलती हैं, वैसे ही धर्म भी प्रभु की प्राप्ति के मार्ग है। ऐसा उच्च विचार था एनी बेसेंट का। उनका भारत भ्रमण के क्रम में उन्होंने यह भी देखा कि अशिक्षा के कारण ही अंग्रेज भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सके हैं। उनका मानना था कि जब तक भारतीय शिक्षित नहीं होंगे वे प्रतनता की बेड़ियों को काट नहीं सकते और यही कारण था कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति उन्हें काफ़ी अच्छी लगती थी, क्योंकि यहाँ शिक्षकों का सम्मान होता था और शिक्षा पर राजा का कोई भी अंकुश नहीं होता था। और यही कारण था कि 7 जुलाई 1908 ईस्वी को बनारस के अपने एक छोटे से ही मकान में उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की। उनकी जो शिक्षा नीति थी उसमें पूर्व और पश्चिम के अच्छे आदर्शों पर बल दिया गया। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। एनी बेसेंट कांग्रेस से भी जुड़ गई। 1917 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, इसमें वो कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। यानी एनी बेसेंट भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और यह उनके लिए सम्मान का विषय था। उस अधिवेशन में उन्होंने कहा, आप लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया है
उसके प्रति मेरी कृतज्ञता शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। आपके इस उपहार को मैं मातृभूमि की सेवा में अर्पित करना चाहती हूँ। यानी मेरे पास जो भी है और जो भी है वह सब कुछ मैं भारत माता की बलिवेदी पर चढ़ाना चाहती हूँ। यानी ऐसा आदर्श था एनी बेसेंट का। बाद में जब भारतीय कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभाव हुआ और गांधी जी के साथ जब उनका वैचारिक मतभेद हुआ तो वे कांग्रेस से बाद में अलग भी हो गई। वे होम रूल जो संस्था थी भारत की, उसकी स्थापना में उन्होंने बहुत मदद की। हालांकि 1895 ईस्वी में ही बाल गंगाधर तिलक ने इसकी बात उठाई थी, लेकिन 1914 ईस्वी में एनी बेसेंट ने इसे कार्य रूप में लाने के लिए काफ़ी सहयोग दिया, लोगों को तैयार किया और इसकी स्थापना भी की। होम रूल का काम सुचारू रूप से चले, इसके लिए एनी बेसेंट ने एक कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक पत्र भी शुरू किया और इसके पक्ष में जगह जगह भाषण भी दिए। उनके लेखों को पढ़कर अंग्रेज शासक विचलित भी उठे और उसे जब्त कर लिया गया। इन पर जुर्माना भी लगा, लेकिन होम रूल का नारा भारत के सभी शिक्षित लोगों ने अपना लिया और कह सकते हैं कि कांग्रेस और लीग दोनों ने इस आंदोलन को जीत लिया और एनी बेसेंट का सम्मान जगह जगह होने लगा। यानी भारतीय युवा वर्ग में एनी बेसेंट का काफ़ी सम्मान हुआ। उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि जहाँ भी वे भाषण देने के लिए जाती थी, यानी जिस घोड़ा गाड़ी में बैठकर वे जाती थी, नौजवान उस घोड़ा गाड़ी से घोड़े को अलग कर देते थे और उस गाड़ी को स्वयं अपने कंधों पर रखकर खींचते थे। ऐसी थी एनी बेसेंट। विभिन्न कालखंडों में विभिन्न संस्थाओं से वे जुड़ी। 1929 ईस्वी में वे बुडापेस्ट यूरोपियन कांग्रेस तथा शिकागो वर्ल्ड कांग्रेस की अध्यक्षता करने भी गई, लेकिन 1931 ईस्वी तक आते आते वे अस्वस्थ होने लगी। अस्वस्थता के कारण वे ज़्यादा कार्य नहीं कर सकती थी। फिर भी मद्रास में उन्होंने जो थियोसॉफिकल सोसाइटी केंद्र बनाया, उसी को संवारने में वे लग गई। घुटनों में चोट के कारण वे उठ नहीं पाती थी और 20 सितंबर 1933 ईस्वी को वे इस संसार से विदा हो गई। वे विदेशी थी, लेकिन भारतीय आंदोलनों में उन्होंने जो कार्य किया या भारतवासियों के कल्याण के लिए उन्होंने जो कार्य किया वो सराहनीय था। उनका कहना था कि मैं सच्चे अर्थों में भारतवासी बनकर जीऊं और भारतवासी बनकर ही मरूं, और ऐसा उन्होंने कर दिखाया। एनी बेसेंट भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेंगी। उनका जो नाम है वो भारतीय इतिहास में सदैव सम्मान के साथ लिया जा सकेगा। धन्यवाद।